नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, मतलब हमारा फोन, हवा, पानी, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? आज हम इन्हीं सबसे छोटे अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा है। हम शुरू करेंगे हजारों साल पुराने आइडियाज से, फिर देखेंगे कि कैसे डाल्टन ने इन आइडियाज को एक थ्योरी में बदला। उसके बाद हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि साइंटिस्ट इन अनगिनत पार्टिकल्स को गिनते कैसे हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, उस दौर में जब साइंस नहीं, फिलॉसफी हुआ करती थी। मतलब तब जवाब एक्सपेरिमेंट से नहीं, बल्कि गहरे सोच विचार से खोजे जाते थे। सदियों तक एटम का आइडिया बस एक सोच थी, एक फिलॉसफी। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत में महर्षि कणाद ने इसे परमाणु कहा, तो ग्रीस में डेमोक्रिटस ने एटम्स। लेकिन फिर 18वीं सदी में एंटनी लवॉइजिए जैसे साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने सिर्फ सोचने के बजाय चीजों को तौलना और मापना शुरू किया, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो जो पहला बड़ा नियम सामने आया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आसान भाषा में कहें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज ना तो बनती है और ना ही खत्म होती है। मतलब जितना वजन रिएक्शन से पहले था, ठीक उतना ही वजन रिएक्शन के बाद भी रहेगा, कुछ भी गायब नहीं होता। और इसके ठीक बाद आया दूसरा नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये नियम कहता है कि हर केमिकल कंपाउंड की एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। आप उसे कहीं से भी लें, उसके अंदर के एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी। चाहे आप नदी का पानी लें, बारिश का, या फिर लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही मिलेगा, फिक्स। तो ठीक है, हमारे पास 2 बहुत जरूरी नियम तो थे, पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सामने आए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। उन्होंने इन सारे डॉट्स को जोड़ा और एक कमाल की थियरी पेश की। डाल्टन का सबसे बड़ा आइडिया यही था। उन्होंने कहा कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये उन नियमों को समझाने वाली पहली साइंटिफिक कोशिश थी। जरा डाल्टन की थ्योरी के इन मेन पॉइंट्स को देखिए। जो पहला पॉइंट है कि एटम्स को ना बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, वो सीधे सीधे पहले नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाता है। और चौथा पॉइंट कि एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, वो दूसरे नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है। कितना सिंपल और शानदार एक्सप्लेनेशन था। चलिए अब डाल्टन की थ्योरी से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इन एटम्स की दुनिया में थोड़ा जूम इन करते हैं। देखते हैं कि आखिर कितने छोटे होते हैं, हम इन्हें पहचानते कैसे हैं, और ये आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना छोटा हो सकता है? जवाब है अविश्वसनीय रूप से छोटा। जरा इस नंबर को देखिए, 10⁻⁹ मीटर। ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। मतलब अगर आप लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखें, तब जाकर वो एक कागज की शीट जितनी मोटाई के होंगे। हम वाकई एक बहुत ही छोटी दुनिया की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतने छोटे पार्टिकल्स को तौलें कैसे? ग्राम या किलोग्राम में तो तौल नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने कार्बन 12 के एटम को स्टैंडर्ड मान लिया और कहा कि इसका वजन ठीक 12 यूनिट्स है। अब बाकी सारे एटम्स का वजन इसी के मुकाबले में मापा जाता है। तो एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उनका फॉर्मूला लिखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं, फिर उनके नीचे उनकी वैलेंसी यानी कंबाइनिंग पावर लिखते हैं, और फिर जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, हम इन वैलेंसीज को बस क्रिस क्रॉस कर देते हैं और बस हमें फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे ज़रूरी और शायद थोड़े मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट पर। ये वो आइडिया है जो हमें उन पार्टिकल्स को गिनने में मदद करता है जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? सोचिए,
एक चम्मच चीनी में इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं कि अगर आप उन्हें एक एक करके गिनने बैठें तो शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो इसका सल्यूशन क्या है? और सल्यूशन है एक शब्द में, मोल। अब ये मोल कोई डरावनी चीज नहीं है, इसे बस एक बड़ी काउंटिंग यूनिट समझिए। जैसे हम 12 चीजों को एक दर्जन कहते हैं, वैसे ही केमिस्ट्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के ग्रुप को एक मोल कहते हैं। ये बस केमिस्ट का दर्जन है, जो बहुत बहुत ही बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आपके पास इतने रुपए होते तो आप दुनिया के हर इंसान को कई कई बार करोड़पति बना सकते थे। ये एक बहुत ही विशाल नंबर है। और यहीं पर मोल का असली जादू सामने आता है। ध्यान से देखिए, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो U में होता है, अगर हम ठीक उतने ही ग्राम वो एलिमेंट ले लें तो हमें उसका ठीक 1 मोल मिल जाता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है एग्जैक्टली 1 मोल ऑक्सीजन। ये अदृश्य दुनिया और हमारी लैब के बीच का पुल है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एटम्स को एक एक करके गिनने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस इस सिंपल से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लैब में किसी भी चीज का वजन ले सकते हैं, उसे उसके मोलर मास से डिवाइड कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास उसके कितने मोल्स हैं। कितना आसान हो गया। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने देखा कि हर चीज एटम्स से बनी है। हमने उन नियमों को समझा जो बताते हैं कि एटम्स कैसे जुड़ते हैं। फिर हमने डाल्टन की थ्योरी को जाना और आखिर में मोल कॉन्सेप्ट की मदद से एटम्स को गिनना और तौलना सीखा। तो हमने अपनी कहानी डाल्टन के उस आइडिया से शुरू की थी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविभाज्य है। लेकिन साइंस की कहानी कभी एक जगह नहीं रुकती। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एटम सच में सबसे छोटा पार्टिकल है, या उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है? और यही सवाल हमें साइंस के अगले रोमांचक चैप्टर की तरफ ले जाता है।